लर्न टू ट्रेड सीरीज में सेशन नंबर 12 में दोस्तों आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर में मैं ट्रेडिंग की जर्नी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं और मेरे साथ में जुड़ी है अन्नपूर्णा। हेलो अन्नपूर्णा। हेलो सर। गुड। सो अन्नपूर्णा 11 क्लास हो गए, 12वां है ये। यस सर। कुछ तो सीख ही गया होगा। हाँ सर, काफ़ी कुछ वॉच लिस्ट अब भरा हो रहे हैं। ठीक है। सो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में? यस सर, डेफिनेटली दे आर लविंग द कंटेंट। मैं देख रहा हूँ आप भी सेलिब्रिटी हो गए हैं, लोग बोल रहे हैं कि अन्नपूर्णा जी कितना अच्छा सीख रही हैं। तो हमने 11 सेशन में क्या क्या कवर किया था? हमने बेसिक्स पूरा ट्रेडिंग का कवर किया है और थोड़ा बहुत कमोडिटीज़ के बारे में बात की और करेंसी के बारे में बात की। यस सर। तो आप ट्रैकिंग करना चालू कर देना। इक्विटी में निफ्टी, जो आपके 5 स्टॉक है जो मैंने आपको बताया था, जो आप बताएंगे मुझे कि ये 5 को मैं ट्रैक कर रही हूँ। फिर कमोडिटी में गोल्ड एंड करेंसी यूएसडी आना, ये सब डेली बेसिस पे ट्रैक करना है। स्टॉकेज में आप इक्विटी ट्रैक कर सकते हो और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में आप करेंसी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। आज का क्लास के अंदर में अब यहाँ से ना थोड़ा गियर चेंज होगा। बहुत इजी कर दिया मैंने आपके लिए लाइफ। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस पे आएंगे। ठीक है। जब अपने ट्रेडिंग की बात करते हैं अन्नपूर्णा, तो हम प्राइस बिहेवियर को ज़्यादा वेटेज देते हैं। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम बिजनेस को ज़्यादा वेटेज देते हैं। क्योंकि ये सीरीज़ लर्न टू ट्रेड है, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम प्राइस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। अब वो प्राइस बिहेवियर को जज करना, उसका एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना दो तरीके से हो सकता है। या तो आप उसको जज करें, उसको देखें, ऑब्जर्व करें, या उसके अराउंड में उसके जो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ें, उसको जज करें। ओके। जैसे एग्जांपल, आप किसी भी लड़के के बारे में जानना चाहते हैं तो या तो आप उसको बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे कि है क्या, ये करता क्या है, कैसे करता है, कैसे बिहेव कर रहा है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आप रेफरेंस लेते हैं, अरे तुम जानता है कि इसको, कैसा है ये लड़का। करेक्ट। यही तो ह्यूमंस बीइंग अ सोशल एनिमल, दिस इज हाउ वी ऑल नो ईच अदर। करेक्ट। तो स्टॉक मार्केट में प्राइस भी वैसे ही है कि या तो आप प्राइस को देखेंगे या उसके लिए एक रेफरेंसेस ढूंढेंगे। ओके। टेक्निकल स्टडी विच इज़ अ प्राइस बेस जजमेंट स्टडी, जिसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पे निकालने की आप कोशिश करते हैं कि प्राइस अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, which is the most commonly used study for trading purpose. ओके। I'm repeating this again and again, but I hope you understand what I'm trying to Yes. say. टेक्निकल प्राइस के बाद में फिर कई ऐसे स्टडीज आते हैं, करनी पड़ती हैं, जो प्राइस की स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ओके। जिसको हम टेक्निकल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं कि प्राइस है, उसके नीचे में या उसके ऊपर में कई तरह के इंडिकेटर्स है जो उस प्राइस का चाल चलन हमको बताने में हेल्प करता है। द पुजारी एग्जाम्पल। पुजारी। आप भी धीरे धीरे टीचर बन जाएंगे। तो पुजारी के बारे में बात करते हैं। तो आज एक पुजारी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है मूविंग एवरेज। ओके। सबसे पुराना और सबसे, मैं कहूँगा कि सबसे स्टेबल पुजारी है वो, जो अपने पुरानी मंदिर में जाते हैं ना, देखते हैं ना 80-82 साल का एक पुजारी है जो कि लगा हुआ है, पूजा किए रहा, कर रहा है। तो मूविंग एवरेज है वो 80-82 साल का पुजारी। ओके। ठीक है। तो उसके बारे में जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट अपनी चर्चा करते हैं, एवरेज का। तो सपोज आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं। चलो अच्छा, आप मेरी तरह ही हैं, क्रिकेट से ज़्यादा आपका लेना देना नहीं है। बट चलो एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम है, पिछले 10 गेम में उन्होंने कुछ स्कोर किया था। ठीक है। 2020 मैच है, पिछले 10 दिन का। तो एक काम करते हैं, एक्सेल खोल लेते हैं। तो 10 मैच है, 1 2 ऐसे करके पिछले 10 मैच में इनका अपन लोग स्कोर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहला मैच पे उन्होंने 2020 की बात हो रही है, तो 160 बनाया, फिर 150, फिर 210, फिर 120, फिर 150, 155, 140, 180, 210 और 190। ठीक है। ओके। तो ये पिछले 10 मैच में इन लोगों ने स्कोर किया है।
अब मैं आपसे पूछूं कि 11वां मैच में क्या स्कोर होगा अप्रोक्सीमेटली, ये बताओ, तो आप क्या जवाब देंगे? लॉजिकली तो एक एवरेज निकाल के करूंगी। स्टैटिस्टिकली हमने यही पढ़ा है कि कोई भी एक नंबर जो कि सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है वो या तो मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है या मोड हो सकता है। ये हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल जब पढ़ा था तब पढ़ा था। तो स्टैटिस्टिकली इसका एवरेज शुड बी मोस्ट लाइकली इवेंट, प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट लाइकली है, राइट। तो 166 होने का इसका पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूं कि पहला 5 मैच में विराट कोहली नहीं था, उसके बाद वाला 5 मैच में विराट कोहली आ गया, तो फिर आपका ये स्टैटिस्टिक्स गलत हो गया। पॉसिबली यस। कि सब पहला 5 मैच को हटा दीजिए ना, विराट कोहली खेल रहा है तो पांचवा खाली 5 ही मैच का एवरेज लीजिए। मैं बोलूंगा नहीं अनुपूर्णा जी, 5 मैच का एवरेज तो एवरेज नहीं होता है। और मेरी क्या गलती है, विराट कोहली खाली 5 ही मैच खेला तो आप बोलेंगे कि चलिए सर ऐसा करिए, इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर दीजिए। मतलब जो लेटेस्ट मैच है उनको ज़्यादा वेटेज दे दीजिए और पुराने मैच को आप कम वेटेज दे दीजिए। ओके ठीक है, विच इज़ अ वेटेड मूविंग एवरेज राइट। या एक्सपोनेंशियल, अभी जो भी नाम देना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी अलग फॉर्मूला होता है, बट कॉन्सेप्चुअली वो वही चीज़ है कि लेटेस्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो लेटेस्ट को मैं ऑटोमेटिकली वेटेज दे रहा हूँ। देखिए 190 को 10 वेटेज दे दिया, 210 को 9 दे दिया, 180 को 8 दे दिया। तो वेटेज कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि बड़ा अक्षर हो जाए। इसका समेशन निकालते हैं और टोटल ऑफ वेटेज निकाल लेते हैं समेशन। तो इसका आंसर आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, 172। तो पहले क्या था 166, अब हो गए 172। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी मैच हुए थे उसमें क्योंकि कोहली साहब थे तो स्कोर ज़्यादा हुए थे। राइट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में एक यही कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज का हम लगाते हैं और हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना प्राइस एक एवरेज प्राइस को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये जैसे ग्राफ के अंदर में आप देखो प्राइस मूवमेंट है, ये एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस है, 30 मिनट पीरियड है, इसको मैं 30 मिनट हटा देता हूँ, उसको डेली कर देता हूँ। ये याद है आपको, अलग अलग पीरियड, राइट। तो डेली करेगा। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। एक बार सारा ड्राइंग्स हटा देता हूँ, तो राइट क्लिक करके रिमूव ड्राइंग्स। तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट मतलब एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइस का ये चार्ट है। राइट। ठीक है, इसका मेरे को एवरेज निकालना है। तो हर दिन एक एवरेज निकलेगा और कुछ पीरियड का निकलेगा। तो 2 फैक्टर चाहिए आपको, किस पीरियड का एवरेज निकालना है। तो आप सपोज मैं इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों? बिकॉज एवरेज चेंज होता रहेगा, हर दिन चेंज हो रहा है, तो मुझे हर दिन का एवरेज चाहिए। इस एक्सेल में मैंने एक दिन का एवरेज निकाल दिया है, बट नेक्स्ट डे 11वां दिन एवरेज चेंज हो जाएगा, 12वां दिन एवरेज चेंज हो जाएगा, बिकॉज पुराना 10वां दिन हट के उसके बाद वाला 10वां दिन आ जाएगा, तो वो मूविंग हो रहा है एवरेज। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। सो लेट्स कॉल इट मूविंग एवरेज। तो 2 तरह के मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज। लेट्स सिलेक्ट अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करंट प्राइस एक्शन को ज्यादा वेटेज देता है। ठीक है, ओके ओके। सो ये आ गया मूविंग एवरेज। तो प्राइस है ये वाला लाइन और मूविंग एवरेज है ये वाला लाइन। और ये किस पीरियड का मूविंग एवरेज है? ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। जैसे हमने यहाँ पर 10 पीरियड पकड़ा था मूविंग एवरेज निकालने के लिए, इसने 9 पीरियड पकड़ रखा है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं 21 पीरियड का मूविंग एवरेज। ओके मतलब पिछले 21 दिन का मूविंग एवरेज निकाल रहा है और प्लॉट कर दे रहा है, और हर प्लॉट को लाइन को जोड़ दे रहा है, तो ये एक बड़ा लाइन बन गया है। राइट। ठीक है, एक और मूविंग एवरेज डाल देते हैं। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एक और डालता हूं और उसको 21 पीरियड के साथ में 9 को मैं चेंज करके कर देता हूं 55 पीरियड। अब मुझे आप बताओ 21 पीरियड मूविंग एवरेज
और 55 पीरियड मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है? टाइम पीरियड्स का। टाइम पीरियड का। ये 21 पीरियड को कंसिडर कर रहा है एवरेज निकालने के लिए, ये 55 पीरियड को कंसिडर कर। तो कौन सा होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? 21। 21 क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अगर मैं शॉर्ट टर्म का देख रही हूँ तो 21 का जो प्राइस है उसमें वेटेज ज़्यादा है। करेक्ट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो 21 का होने का ज़्यादा है, बट अब थोड़ा लंबा टेन्योर के लिए देख रहे हैं तो 55 का होने का ज़्यादा है। ओके। और उससे लंबा जाएंगे तो और उससे लंबा का होने का ज़्यादा है। ओके। तो और लंबा भी चलते हैं। तो लेट्स ऐड 100। वो इंडिकेटर ऐड करना होगा ना, एक और ऐड करते हैं, एक और ऐड करते हैं। तो 21 100 और एक और ऐड करते हैं 200। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये क्या लॉजिक है, 21, 55, 100, 200 क्यों? राइट सर। 21 इज अ सिंबॉलिक ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ। अब देखो मोटा मोटी 21 दिन के ट्रेडिंग होती हैं हर महीना। 55 इज अ सिंबॉलिक ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन अ क्वार्टर। ओके। ठीक है। 100 इज अ सिंबॉलिक ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन अ हाफ ईयरली, एंड 200 इज अ सिंबॉलिक ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन अ ईयर। ओके। ठीक है। ओके। एक्चुअली ये 21 और 55 मैंने क्यों पकड़ा है, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूँ बिकॉज दे आर ऑल्सो फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ कभी रिकॉर्ड करूँगा, आपको बताऊंगा। इट्स द मोस्ट नेचुरल नंबर सीक्वेंस, मोस्ट नेचुरल। राइट। फ्लावर्स का पैटर्न या कोई भी नेचुरल एक्टिविटी होती है दुनिया में, वो फिबोनाची पैटर्न पे ही होती है। तो मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, बट आप एक बार पार्क कर लो माइंड में। ओके। 21, 55, 100, 200। ओके। ठीक है। तो आपको एक चीज समझ दिख रही है यहाँ पे कि ये जो निफ्टी है, ये जब भी नीचे जाता है या तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, या यहाँ तोड़ता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है। राइट। अगर ये ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली तो ये तो सिंगल लाइन नहीं होगा ना। कभी भी कोई भी स्टॉक, कभी भी ये ऐसे प्राइस तो मूव नहीं होगा ना। मैंने आपको बताया था ना कि हो सकता है ट्रेंड ऊपर हो, और ऊपर जाएगा गिरेगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर गिरेगा, फिर ऐसे हमेशा मूव करता है ना मार्केट। राइट। तो एग्जैक्टली वो ये रहा, मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है। बट क्वेश्चन है कि जब वो गिर रहा है तब कहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। तो टिपिकली मूविंग एवरेजेस एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम आते हैं मार्केट में। ओके। प्लस मूविंग एवरेज से आप एक इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड का असेसमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ओके। जैसे कोई भी एक स्टॉक बोलो, ये तो निफ्टी है, कोई भी स्टॉक बोलो। सर SBI। SBI देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या समझ में आया आपको? सर वही 21 पीरियड्स वाला जो है, प्राइस जो है वो 21 पीरियड के ऊपर चल रहा है। हाँ। 55 के भी ऊपर है, राइट। 100 के भी ऊपर है, 200 के भी ऊपर है। इसका मतलब ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, और लॉन्गर टू वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। ओके। मतलब ये स्टॉक पॉजिटिव है। जब तक ये ट्रेंड चारों टेन्योर पॉजिटिव दिखा रहा है तब तक ये स्टॉक पॉजिटिव है। ओके। So it's actually moving average is a trend identifier. एक होता आप लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो, जो मैंने बताया था कि आपने ऐसे करके 2-4 लाइन को जोड़ लिया तो आपको एक ट्रेंड पता लग रहा है स्टॉक के। राइट। दूसरा है कि आप मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं। अगर मूविंग एवरेज बोल रहा है कि ट्रेंड सारे स्टॉक्स, ये स्टॉक सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज को आप स्टॉप लॉस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ओके। कि आपने जब सपोज कोई स्टॉक खरीदा, आप मॉडल बना सकते हैं कि अगर ये स्टॉक 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब मैं लूंगा, अगर ये 100 एवरेज के नीचे चला जाएगा तब मैं बेच दूंगा। ओके। या आप ये भी बोल सकते हैं अगर ये 50-55 के ऊपर है तब मैं लूंगा, 50 के नीचे चला जाएगा तो मैं बेच दूंगा।
सर इसका कोई परसेंटेज होना चाहिए क्या कि 5% और 10% और एनी फिक्स परसेंट? जितना ये मूविंग एवरेज के पास में होगा उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, ओके। क्योंकि उतना ही छोटा स्टॉप लॉस है। जितना मूविंग एवरेज के दूर रहेगा उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जैसे इस केस के अंदर में स्टेट बैंक में ये मूविंग एवरेज के ऊपर है जस्ट, तो शॉर्ट टर्म में बाई करके चल सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ओके। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अभी अनफेवरेबल है, बिकॉज अभी लोगे तो लगने को इसमें 40 रुपए हैं, आने को नहीं पता है बट लगने को इसके अंदर में 40 रुपए हैं, विच इज ऑलमोस्ट 15%। तो 15% लगने को और आने को ऊपर का एक जोन है जो उसमें आपको कुछ भी आ सकता है। तो सर इज दिस स्ट्रैटेजी अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी देन द वन दैट वी फॉलो इन डिमांड एंड सप्लाई जोन की, जो अपने वो सपोर्ट एक बना लेते हैं? सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुनः ये स्टॉक मार्केट के अंदर में आप मल्टीपल मॉडल्स बनाते हैं और टिपिकली 2-3 मॉडल को आप इन सिंक फॉलो करते हैं। ओके। और जब एक प्राइस पॉइंट आता है जहां पर वो दोनों तीनों मॉडल आपको एक ही बात कह रहे हैं तब फिर आप ट्रेड करते हैं। ओके। जैसे डिमांड जोन सप्लाई जोन स्टैंड अलोन के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट द मोमेंट डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ में आप मूविंग एवरेज भी डाल दिए तो आपने एक लेवल ऑफ कन्विक्शन टूल और डाल दिया। ओके। मे बी एक और टूल जो हम लोग बाद में सीखेंगे वो भी जब हम डालेंगे, अगर उसी प्राइस पे सारे टूल बोल रहे हैं कि देखो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देन सो इट्स अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म। ओके। जितने ज्यादा आप टूल डालोगे उतना आप अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स को फिल्टर कर पाओगे। ओके। बट इसका मतलब नहीं है कि हम 10 मॉडल डाल दें इसमें, तो ट्रेड ही नहीं आएगा। राइट। और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 10 में से 4 बोल देगा ले लो, 4 बोल देगा बेच दो, 2 बोलेगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर तुम करोगी क्या? सो देयर हैज टू बी ऑप्टिमल डिजाइन ऑफ योर स्ट्रैटेजी स्क्रीन। ओके। मैंने अपना बना रखा है, हम लोग जब एडवांस में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या फॉलो करता हूँ। बट डिमांड जोन सप्लाई जोन इज इंपॉर्टेंट to judge the behavior of the price, which is the God. Okay. Moving average is important to talk to priest, because priest is also trying to tell you कि अरे वहाँ नहीं है, God यहाँ है। Right. Maybe we'll also discuss 1 or 2 more indicators later, जैसे मैंने यहाँ पर डाल रखा RSI वगैरह, करेंगे अपनी चर्चा उसके ऊपर में। बट आपने मूविंग एवरेज के अलग अलग टेन्योर का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि क्यों मैं यूज कर रहा हूँ अलग अलग टेन्योर। सर एक और क्वेश्चन, सर ये तो अपने एक स्टॉक का देख रहे हैं, या तो सर शुड वी आल्सो ट्रैक द मूविंग एवरेज ऑफ द सेक्टर? सेक्टर भी कर सकते हो, गोल्ड भी कर सकते हो, USD INR भी कर सकते हो। नहीं, एज इन व्हेन आई एम ट्रैकिंग अ स्टॉक का मूविंग एवरेज, उसके साथ मैं इसी में मूविंग एवरेज सेक्टर का भी डालूं? कर सकते हो। तो आपने एक बार ये टेम्पलेट बना लिया, अब आपने ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट के अंदर में, जैसे मैं यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट बना रखा हूँ, उसमें सेक्टर वॉच लिस्ट है। ये मैंने आपको बताया था कि आप भी बना सकते हैं ऐसा। तो आप देखो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। क्या लग रहा है आपको देख के? पॉजिटिव? यस। हाँ। अब इनमें से सेक्टर पॉजिटिव हो गया है, अब इनमें से कौन सा स्टॉक है जो शायद आउट परफॉर्म करेगा, वो निकालना हमारी जिम्मेदारी है। yes. तो हम सारे प्राइवेट सेक्टर का ग्राफ देखेंगे। ये अभी नीचे है, ये तो एकदम उसी पे है। क्यों कर सकता है ना, इसमें सारे मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर रहा है, तो ये बढ़ सकता है क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेज, चारों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है अभी ये। सर व्हाट डज दिस एग्जैक्टली डिनोट जब चारों मूविंग एवरेज एक संग है? तो इसका मतलब काफी टाइम से एक ही प्राइस पे खड़ा है, तो अल्टीमेटली देखो मूविंग एवरेज तो शिफ्ट होता जाएगा ना। अगर एक ही प्राइस पे कंटिन्यूसली मैच में स्कोर आते गए तो सारे मूविंग एवरेज अल्टीमेटली कन्वर्ज कर जाएंगे, मतलब यहाँ से कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ओके। तो ये स्टॉक में देखो बंधन बैंक में वही हो रहा है कि मूविंग एवरेज सारे कन्वर्ज कर रहे हैं। ओके। फेडरल बैंक ये भी पॉजिटिव है, ICICI बैंक पॉजिटिव है, RBL नहीं, HDFC बैंक काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। IDFC फर्स्ट बैंक देखो कितना भाग गया ये मूविंग एवरेज के ऊपर चलते चलते। एक्सिस बैंक गुड, कोटक महिंद्रा बैंक गुड। सो अगर सेक्टर पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन है, हमको उसी पे बेट करना है।
ओके। तो सेक्टर एनालिसिस वाला जब मैंने आपको वीडियो बताया था तो मैंने टेम्पलेट बताया था। यस। तो ये टेम्पलेट के अंदर में हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि सेक्टर इंडेक्स को देख के सेक्टर का जो लीडर है उसका चार्ट स्टडी करके आप एक व्यू बना सकते हैं कि क्या वो लीडर आउट परफॉर्म कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। अब सपोज ये सेक्टर वीक हो रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तब फिर आप इस सेक्टर में लेने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर वीकेस्ट टोन दिखा रहा है। देखते हैं कौन सा सेक्टर है जो वीकेस्ट टोन दिखा रहा है। एफएमसीजी देखते हैं, ये देखो मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, तो हम काम अभी इसमें नहीं करें। तो सर इसमें क्या बेच के? नहीं, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि शॉर्ट करके खेलना मार्केट में ये एक अलग आर्ट है। ओके। वो आप नहीं करेंगे। ओके। वो शॉर्ट कैसे करते हैं और उससे कैसे पैसा बनाते हैं वो अपने बाद में बात करें। अभी आप ले के काम करने की बात करें तो आइडियली आपके पास में एफएमसीजी का भी कोई स्टॉक होना नहीं चाहिए जब तक ये कि इसके मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चालू नहीं कर दे। ओके। So add your demand zone study, supply zone study with moving average, and you will be able to add more conviction to your view on any sector or any stock. Got it. Okay. अब ये मैंने 21, 55, 100, 200 कर रखा है, आप हो सकता है कुछ और कर लें। तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि आपके लिए 100 बेटर है कि 90 बेटर है कि 89 बेटर है कि 88 बेटर है। That is your judgment you have to make. So how do I form that judgment? With time. With time it will come. There are some things which it's not like an ice cream, right? Right. So Things will come over a period of time. I had another question. So if I want to study more deeply into these indicators, do you suggest any book that I should be studying? You can read books. There are enough books. You can search for a book on moving average. Each indicator has been very grossly covered by multiple books. So you can do that. I can't recommend, I can't get any book in my mind immediately, but I can suggest you later. Okay. But yes, moving average is one indicator which, as I said, is the oldest priest in this temple. So the more you understand this breed, you will be able to comprehend price in a better manner. Okay. So there is no harm in going deeper into this study and figuring out. Maybe those books will be able to reply to you कि which indicator works better. But even after reading book, you will have to come back to your drawing board और आपको खुद हर स्टॉक में टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मूविंग एवरेज इस स्टॉक के लिए बेटर वर्क करता है। Right. नो बुक विल टेल यू कि यही बेस्ट है, फ्रेमवर्क बता देगा आपको, बट फाइनली आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। Okay. ये मूविंग एवरेज जो है ना, इसको हमने स्टॉकेज में भी डाल रखा है। तो अगर आप web.stockage. में जाओ तो अगर आप स्कैन में जाओगे ना तो यहाँ पर टेक्निकल स्कैन्स है। वो स्कैन से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टॉक है जो मूविंग एवरेज के क्रॉसवर्ड्स दे रही है। Okay. क्रॉसवर्ड्स का क्या मतलब हुआ कि जब 21 पीरियड मूविंग एवरेज 55 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक नेगेटिव हो रहा है। Right. तो these crosswords of moving average becomes a very good indication of something which is happening in the stock. Okay. तो अगर आप टेक्निकल स्कैन में मूविंग एवरेज स्कैन्स में जाओगे, लेट्स गो टू एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ देखो हमने मूविंग एवरेज के स्कैन्स दे रखे हैं और क्रॉसवर्ड्स दे रखे हैं। कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि क्लोज क्रॉसिंग 20-day मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो, मतलब स्टॉक जो अपना क्लोजिंग प्राइस हैज क्रॉस 20-day मूविंग एवरेज ऐसे। Okay. तो देखो यहाँ पर ग्राफ में डिजाइन में भी ये दिया हुआ है। Right. तो ये सब स्टॉक है जिसके अंदर में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है। अब इन सब स्टॉक्स के अंदर में आप देख सकते हो कि क्या इसमें कोई तरह का सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। Can we pick up one stock? दिस इज सेल इंडिया, Okay. सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइस हैज क्रॉस्ड अबव 20-day मूविंग एवरेज। ठीक है, अब इसमें मैं और भी मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूँ। चलो लेट्स ऐड इस ग्राफ में 20 मैंने कर दिया, 50 कर लेते हैं ऐड। 50, 55 इज सेम। ओके, 20, 21 इज ऑलमोस्ट द सेम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। तो ये सेल इंडिया का ग्राफ देख के क्या लग रहा है आपको? So positive. पॉजिटिव है। Positive. अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसके हिसाब से डिमांड जोन और सप्लाई जोन का जो स्टडी अगर हमने किया है, इसमें ट्रेंड लाइन भी अपने ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ से ये
अपवर्ड ट्रेंड लाइन है हम्म, और मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है, राइट, तो ये स्टॉक पॉजिटिव है। ओके, अभी तक का हमारा जो स्टडी है उसके हिसाब से ही है। हम लोग और इंडिकेटर स्टडी करेंगे, फिर एक होलिस्टिकली आपका मॉडल बना देंगे। राइट, बट अभी तक आपको लग रहा है ना कि ये सेल इंडिया जो है, अब सेल जो है वो आयरन एंड स्टील में है, तो अगर दुनिया भर में स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छा है इसके लिए। तो नॉलेज ऑफ कमोडिटीज काम आ गया, राइट, राइट सर, which adds to your conviction. Trading is all about adding conviction to your trade. The more you are convinced, the better you are able to position your trade. Position sizing एक concept होता है ट्रेडिंग में कि मैं इसमें सर 10,000 रुपये लगाऊं कि 50,000 रुपये लगाऊं, ये कौन डिसाइड करेगा? आपको करना है। राइट, 10,000 रुपये आप उसमें लगाएंगे जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, 50,000 रुपये आप उसमें लगाएंगे जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट है। बहुत कॉन्फिडेंट की क्या परिभाषा है कि मल्टीपल फैक्टर्स मेरे को इस ट्रेड करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। तो कमोडिटी का नॉलेज मुझे कन्विंस कर रहा है, मूविंग एवरेज मुझे कन्विंस कर रहा है, डिमांड जोन मुझे कन्विंस कर रहा है, ट्रेंड मुझे कन्विंस कर रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और डाल दो पैसा इसमें। ओके, आई एम नॉट श्योर, मोटा मोटी लग रहा है, हो सकता है नहीं बढ़े, छोटा पैसा लगाते हैं। You getting my point? राइट, या सो वो एक जजमेंट बनाने के लिए जितने आप इस तरह के स्टडीज करके एक अपना मॉडल बनाएंगे, उतना आप कन्विंस हो पाएंगे अपने ट्रेड से, उतना आप बड़ा अमाउंट लगा पाएंगे। गॉट इट, तो मूविंग एवरेज आपको समझ में आ गया। अब आप मूविंग एवरेज पे और स्टडी करिए, नेट पे बहुत रिसोर्सेज है, बुक देखिए और मूविंग एवरेज को आप घोल के पी जाइए, ओके, ठीक है? बिकॉज ये सबसे पुराना प्रीस्ट है इस मंदिर का, इससे तो आपको ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड। ओके, बिकॉज सबसे पहले मूविंग एवरेज ही बना होगा इंडिकेटर में, फिर उसके बाद अब ये बूढ़ा हो गया है, लोग इसको इज्जत कम देते हैं, बट ये डिजर्व करता है। एटलीस्ट हम जब चालू कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज को डेफिनेटली देखें, ठीक है? बाद में हम शायद मूविंग एवरेज को कम इज्जत देने लग जाएंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, ओके, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये तो हुआ मूविंग एवरेज की कहानी मेरी जुबानी, और भी इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड होंगे एक एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर पे, और आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो की इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है उन सब का आपको मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, अन्नपूर्णा को दे रहा हूँ, ताकि वो फाइनली अपना एक होलिस्टिक मॉडल बना सके। देखिए दोस्तों, मेरे लिए बहुत आसान होता, मैं इस वीडियो में अन्नपूर्णा को बोल देता कि अन्नपूर्णा देखो ये मेरा वीडियो है, ये मेरा मॉडल है, इसको तुम अडॉप्ट कर लो, बट उससे इनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज मेरा जो मॉडल आज चल रहा है वो शायद 3 महीने बाद नहीं चले और मैं उसको चेंज करूँगा ही करूँगा। तो अच्छा है कि अन्नपूर्णा को बता दूँ कि प्रोसेस क्या है, ताकि वो अपने मॉडल को कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइज कर सके। आशा कर रहा हूँ मेरा ये प्रयास आपको भी अच्छा लग रहा है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और ट्रेडिंग को सफल बनाने में इस कार्य को अपने अंदर अडॉप्ट कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों।